गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आईटी एक्ट और हम पढ़ेंगे उसका एक क्विक ओवरव्यू। अब बिफोर स्टार्टिंग जानते हैं कि एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का बेस क्या है। तो एक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दो चीज़ें जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी है। पहला, एक्ट इनैक्ट कब हुआ था? 9 जून 2000। और ये एक्ट एनफोर्समेंट में कब आया? 17 अक्टूबर 2000। ये दो चीज़ें अपने को जुडिशरी के लिए याद रखनी पड़ेंगी। फिर ये एक्ट क्यों आया था, इस एक्ट का काम क्या था? तो आईटी एक्ट को लाने का मेन रीजन था गवर्न करना था हमें साइबर लॉस को। अब साइबर लॉस क्या होता है? इंटरनेट, ई डेटा, ई रिकॉर्ड्स, एनीथिंग जो हम ऑनलाइन देखते हैं, सोशल मीडिया, ये सब चीजें आती हैं साइबर लॉस के अंदर। उनको गवर्न करने के लिए, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो क्राइम ऑफलाइन होते थे वैसे ही सीवियर या तो उनसे भी सीवियर क्राइम ऑनलाइन भी होने लगे थे। और हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल एक्ट नहीं था। आईपीसी था, लेकिन वो एक जनरल एक्ट था। तो नीड थी एक सुई जनरिस एक्ट को लाने के लिए, और हम लाए आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट ने किया क्या? आईटी एक्ट ने साइबर क्राइम्स क्या होते हैं वो बताया, उनको रोका। आईटी एक्ट ने ई फाइलिंग, गवर्नमेंट के अंदर ई कॉमर्स, आजकल हम देखते हैं खाने से लेके राशन हम सब चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्न कहाँ से होती है, उनको कौन बचाएगा? उसके लिए आता है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट खुद भी आया था। खुद आने के बाद उसने एविडेंस, हमारा आईपीसी, आरबीआई, इन सब के एक्ट्स में उसने अमेंडमेंट किया। दैट इज द पर्पस ऑफ आईटी एक्ट। अब हम एक क्विक ओवरव्यू करेंगे। विल ट्राई टू कवर एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एक्ट। जो जो चीजें याद रखनी है उन्हें याद किया जाएगा, जहां समझ नहीं है उन्हें समझा जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आईटी एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पे होता है। तो ये मानना, आईटी एक्ट इंडिया में तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई इंसान पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में आपका कंप्यूटर हैक कर रहा है, तो क्या उस पर आईटी एक्ट लगेगा? तो यस, उस पे आईटी एक्ट लगने वाला है। दूसरा, कोई इंसान यहां बैठ के पाकिस्तान में कुछ हैकिंग कर रहा है, क्या उस पे आईटी एक्ट लगेगा? तो हाँ, उस पे भी आईटी एक्ट लगने वाला है। ये चीज सब लोग याद रखना। बिफोर स्टार्टिंग द एक्ट हम देखेंगे थोड़ी डेफिनेशंस, और गुजरात जुडिशरी में आप देखेंगे कि डेफिनेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। पहली है साइबर कैफे। साइबर कैफे डिफाइंड है एनए के अंदर। ये होता क्या है? ये ऐसी जगह है जहां पे आपको बिजनेस के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करने दिया जाता है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आईटी एक्ट आया क्यों था? साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। साइबर क्राइम क्या हो सकते हैं? हैकिंग, फिशिंग, आपका डेटा लीक करना। इन क्राइम के अगेंस्ट जो आप मेजर्स लोगे, जैसे आप सोने से पहले अपना घर बंद करते हो, लॉक करते हो, राइट? उससे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। वैसे ही आप अपने फोन में पासवर्ड रखते हो, आप सिक्योर ऐप यूज करते हो, उन चीजों को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये सबको क्लियर है? फिर डेटा, इस लाइन को सब मेमोराइज करना। डेटा का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली आ जाएगा कि डेटा अंडर आईटी एक्ट क्या होता है। तो इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फैक्ट्स। डेटा का मतलब है एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और फैक्ट्स। और दो बहुत इंपॉर्टेंट जिनके आपको नंबर भी याद होने चाहिए, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इतना मानना, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू और उसको ऑथेंटिकेट किया है आपने। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? ये थोड़ा हाई लेवल पे है उससे, इसको थोड़ा ज्यादा सिक्योर माना गया है। तो ये दोनों के नंबर अपने को याद होने चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी डेटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, एनीथिंग, जो भी चीज जिसमें डेटा हो, डेटाबेस हो, मैसेज हो, वॉइस हो, ऑडियो हो, ये सब आती है इंफॉर्मेशन के अंदर। इंटरमीडिएरी, इसका मतलब याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन पे जाता हूँ और मुझे कुछ खरीदना है अमेजोन पे, तो अमेजोन पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेलर होते हैं। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक इंटरमीडिएरी है जो इस चीज को फैसिलिटेट करता है। गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सब होते हैं आपके इंटरमीडिएरी। फिर ओरिजिनेटर क्या होता है? ओरिजिनेटर का सिंपल मतलब है जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने व्हाट्सएप पे आपको हाय भेजा, तो मैंने सेंड किया ये हाय, तो मैं कहलाऊंगा ओरिजिनेटर। ये वर्ड सब लोग याद रख लेना।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब सिंपल ये मानना, ऐसा कोई भी बंदा जिसके नाम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसे इशू कौन करता है, कब करता है, बट अभी के लिए याद रखना कि सब्सक्राइबर का मतलब है ऐसा कोई भी बंदा जिसके नाम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू किया गया। अब ये तीन डेफिनेशन हमेशा साथ में पढ़ी जाती है। पहला है आपका की पेयर, फिर है आपका प्राइवेट की, और है आपका पब्लिक की। अब व्हाट इज प्राइवेट की? प्राइवेट की का मतलब है ऐसा की जो क्रिएट करता है सिग्नेचर को। आई रिपीट, प्राइवेट की का मतलब है ऐसा की जो क्रिएट करता है एक डिजिटल सिग्नेचर को। तो पब्लिक की क्या करता है? पब्लिक की उसी सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। प्राइवेट की क्रिएट करता है, पब्लिक की वेरीफाई करता है। इन दोनों को आप साथ में जोड़ो तो बनता है आपका की पेयर। जैसे ताला और चाबी होते हैं, तो याद रखना हर ताला हर चाबी से नहीं खुलेगा, तो हर प्राइवेट की और पब्लिक की साथ में नहीं होंगे। ऐसी प्राइवेट की और ऐसी पब्लिक की जिनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन जो साथ में रहते हैं, उनसे बनता है आपका की पेयर। तो एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइवेट की क्या करता है? तो वो क्रिएट करता है। पब्लिक की क्या करता है? वो उसको वेरीफाई करता है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? की पेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ओवरव्यू है तो हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने को याद करनी है। फिर बिफोर गोइंग अहेड, आईटी एक्ट में आपने देखा होगा काफी अमेंडमेंट्स आए हैं। आईटी एक्ट का एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल 1। वो ये बताता है कि आईटी एक्ट कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, और इसके अंदर काफी चेंजेस आए। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 5 ऐसी चीजें थी पहले जहां पे आईटी एक्ट लागू नहीं होता था, बट रिसेंटली जो ये 5वें नंबर की चीज है, दैट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कन्वेनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है। पहले इस पे आईटी एक्ट नहीं लगता था, अब इस पे आईटी एक्ट लगता है। अभी आईटी एक्ट किस किस पे नहीं लगता? कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई पावर ऑफ अटर्नी, कोई ट्रस्ट, या तो कोई विल। इन चीजों पे आईटी एक्ट नहीं लगता। आईटी एक्ट में आपको सेक्शन तो याद करने ही करने हैं, 2 शेड्यूल भी याद करने हैं। पहला है शेड्यूल 1 जो हमने अभी देखा, जिन चीजों पे आईटी एक्ट नहीं लगता, और शेड्यूल 2 जो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप सबको इतना क्लियर है। अब हम लोग ब्रीफ में सारे सेक्शंस का एक ओवरव्यू लेंगे। चैप्टर 2 बात करता है आप किसी रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कैसे करोगे। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेटा स्टोर किया है, आपने कोई रिकॉर्ड स्टोर किया है बुक के अंदर, दैट इज ऑफलाइन। आप जैसे ही उसे ऑनलाइन कन्वर्ट कर दोगे वो बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने आपको कोई बुक साइन करके दी है, मतलब उसने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो आप कोई भी चीज को ऑथेंटिकेट कैसे करोगे? उस पे साइन करके। जब रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक है तो साइन भी कैसा होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक ही होने वाला है। अब मैंने बताया था आईटी एक्ट में आपको 2 शेड्यूल याद रखना। शेड्यूल 1 क्या बता रहा था हमें? शेड्यूल 1 बता रहा था ऐसी चीजें जिन पे आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता। अब आया है आपका सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो रूल्स में भी लिखी हुई है, वो मेंशन्ड है आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो सेकंड शेड्यूल में क्या मेंशन्ड है? इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन सिग्नेचर की टेक्निक्स। अब कुछ सेक्शंस हैं मिसलेनियस है, ऊपर ऊपर से देखेंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सेक्शन 4 बात करता है कि जो रिकॉर्ड्स पहले ऑफलाइन थे, जब आप उन्हें ऑनलाइन कन्वर्ट कर दोगे तो उनकी वैलिडिटी सेम रहने वाली है, उसको आपने चेंज नहीं करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की वैलिडिटी भी सेम रहने वाली है, उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फाइलिंग में, इशुएंस में, रिसीप्ट में, अपने वर्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली भी ये चीजें करेंगी। जो चीज पहले आपको ऑफलाइन फाइल करनी पड़ती थी, अब आप वो चीज ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ये हमें सेक्शन नंबर 6 बताता है। लेकिन आपको पता होगा, अब पूरा काम जब ऑफलाइन था उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन। टास्क है बहुत बड़ी। तो गवर्नमेंट सेक्शन 6A के अंदर लोगों से हेल्प ले सकती है। अब ये लोग कौन होंगे? जिन्हें हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारी हेल्प करेंगे ये सब चीजें करने में। अब कोई हेल्प क्यों करेगा भाई आपकी? सिंपल है, उनको उसके लिए पेमेंट दी जाएगी। तो 6A बताता है कि आप सर्विस प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को ताकि वो इन चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर पाए। फिर सेक्शन 7A,
जिसके आगे मैंने लिखा हुआ है ई ऑडिट। ई ऑडिट का सिंपल मतलब है कि जब जो चीजें ऑडिट में ऑफलाइन करी जाती थी, ऑडिट का मतलब चेक किया जाएगा, आपका आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा, वही डेटा अगर ऑनलाइन है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ई ऑडिट। फिर आपने देखा होगा हमारे गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजेट पब्लिश होता है, वही गजेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। दैट इज सेक्शन नंबर 8। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल आज 20 है, तो 20 को ऑफिशियल गजेट ऑफलाइन पब्लिश हुआ, 21 को इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश हुआ, डेट कौन सी काउंट करी जाएगी? हमेशा डेट पहली वाली काउंट करी जाती है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो मैटर नहीं करता। ठीक है। सेक्शन 9 क्या बताता है? सेक्शन 9 ये बात करता है कि सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन नंबर 8 क्या क्या था ये, जो गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी आ रही थी, वो सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट वो चीजें कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिकली ना करे, जो हमने फाइलिंग, इशुएंस, रिसीप्ट की बात करी थी, तो आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते। फिर सेक्शन नंबर 10A इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर आपको याद रहना चाहिए कि ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइंड है हमारा। ठीक है। जो हम पढ़ते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो कहानी बनती है हमारी एग्रीमेंट की, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें ऑनलाइन भी होती हैं आजकल। ऑनलाइन आप जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं, ऑक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीजें ई कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये सारी चीजें आईटी एक्ट के अंदर ही गवर्न करी जाती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ साइबर क्राइम नहीं, ई कॉमर्स जो आजकल बहुत बड़ी एक्टिविटी हो चुकी है, उसको भी आईटी एक्ट कवर करता है। आई होप इतना सबको क्लियर है। फिर सेशन नंबर 11, 12 और 13 सुनने में बहुत टेक्निकल है, जब पढ़ोगे तो लगेगा सर तो बहुत हैवी लग रहे हैं, बट लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये बताते हैं कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एट्रीब्यूट कैसे करो। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ भाई? एट्रीब्यूट का मतलब कोई चीज अगर आपके पास पहुंची है मेरे थ्रू, तो आप कैसे मानोगे कि ये चीज मैंने आपको भेजी? या तो मैंने खुद आपको भेजी तो आप मान लोगे मैंने भेजी है, या तो मेरा कोई एजेंट है, ऐसा कोई बंदा है जो मेरे बिहाफ पे काम करता है, उसने आपको भेजा, तो भी आप मान लोगे। या तो ऐसे कोई चैनल के थ्रू आई है जो सिर्फ मैं यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एप्लीकेशन है अगर, तो अगर उस एप्लीकेशन में मैसेज आया तो आप क्या मानोगे कि मैंने ही वो मैसेज भेजा है। याद रखना सब लोग। फिर अगर मैंने मैसेज भेज दिया, आप उसे एक्नॉलेज कैसे करोगे? या तो आप हाँ बोल दोगे कि सर मुझे मिल गया, या डायरेक्टली आप उस पर एक्ट कर लोगे। और अगर मैंने बताया है कि जैसे आपको रिप्लाई करना है, मैं मैसेज बता दूंगा कि जैसे ही मैंने आपको मैसेज भेजा आप मुझे मेल कर देना, और आपने मेल कर दिया, तो मैं क्या मान लूंगा? आपको मैसेज मिल गया। ये चीज सब लोग याद रखना। दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव्ड। अब जगह कौन सी मानी जाएगी ये सेंड करने की, रिकॉर्ड की जगह कौन सी मानी जाएगी? आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। बट हो सकता है बहुत अमीर आदमी हो भाई, आपके 4 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आपके 4 प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और अगर वो भी नहीं है, ना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आपका रेसिडेंस या जहां पे आप पाए जाते हो, उस जगह को माना जाएगा आपकी प्लेस। ठीक है। अब एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटीज। और गुजरात जुडिशरी में आपने देखा होगा अथॉरिटीज के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो अथॉरिटी है आपकी, वो है आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन है? ऐसा मानना यहाँ की एपेक्स अथॉरिटी है, सारा काम यही संभालती है। कंट्रोलर को अपॉइंट कौन करता है? तो कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सब लोग याद रखना, कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब कंट्रोलर करता क्या है भाई? तो कंट्रोलर मेन काम ये करता है कि जो आगे हमने सब्सक्राइबर पढ़ा था कि उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, उसका प्रोसेस कैसे इशू करा जाएगा, कौन इशू करेगा। याद रखना, सर्टिफाइंग अथॉरिटी करके एक बंदा है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो इशू करती है आपको सर्टिफिकेट, किसको इशू करेगी? सब्सक्राइबर को। इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर किसका कंट्रोलर है? कंट्रोलर का। किसका कंट्रोल है? कंट्रोलर का। सब लोग ये पॉइंट याद रखना। फिर दूसरी बात, अगर कोई फॉरेन अथॉरिटी है, कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएगा, हु कैन रिकॉग्नाइज फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी? तो अपने को याद होना चाहिए कंट्रोलर। ये चीज सब लोग याद रखना। फिर इसमें लाइसेंस के लिए आप फाइल करोगे,
आप रिन्यूअल भी कर सकते हो। और इनको ग्रांट और रिजेक्ट कौन करेगा? दोनों चीजें कंट्रोलर के पास रहती है। उसने लाइसेंस ग्रांट कर दिया और उसको लग रहा है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं जिनको मैंने लाइसेंस ग्रांट किया है वो सही से काम नहीं कर रहे, तो वो उनको सस्पेंड या फिर रिवोक भी कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 17 हमको याद होना चाहिए। फिर अगर ये जो कंट्रोलर है जो हमने अभी पढ़ा, उसको लग रहा है कि वो अकेले काम नहीं कर पा रहा, ही नीड्स हेल्प, तो डेप्यूटी कंट्रोलर भी अपॉइंट किए जाएंगे जो उसकी हेल्प करेंगे। इस कंट्रोलर के पास पावर क्या क्या है? वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को प्रोसीजर बताएगा, वो उसको बताएगा कि कैसे काम करना है, वो उसको बताएगा कि अपना लाइसेंस तुम्हें डिस्प्ले करना पड़ेगा, और अगर लाइसेंस सस्पेंड किया गया तो उसको सरेंडर किया जाएगा और आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा। तो कंट्रोलर ही सारे मेन काम करता है। अभी मैंने बताया कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या करती है, उसका एक ही काम है मेन, कि वो सब्सक्राइबर को इशू करेगी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अगर ये जो सब्सक्राइबर है या ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया भाई, इन दोनों के बीच कोई इशू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को संभालेगा कौन? इस कॉन्फ्लिक्ट को संभालने के लिए बीच में आएगा हमारा कंट्रोलर। तो ये चीज सब लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो एमसीक्यू से पहले ही आ जाएगा कि हु कैन इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सब लोग कंट्रोलर लेके आ जाएंगे भाई, पर याद रखना, कंट्रोलर इशू नहीं करता, इसको इशू करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और ये किसको इशू किया जाएगा भाई? याद रखना, ये इशू किया जाएगा तुम्हारे सब्सक्राइबर को। अब इशू अगर ये कर रहा है, ग्रांट अगर ये कर रहा है, तो सस्पेंड और रिवोक कौन करेगा? तो सस्पेंड और रिवोक भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगा। और जैसे ही आपका सस्पेंड या रिवोक किया गया तो आपको बताया जाएगा, आपको एक नोटिस दिया जाएगा, एक हियरिंग का मौका भी दिया जाएगा। आई होप इतना सबको क्लियर हो चुका है। फिर आते हैं इसकी पेनल्टीज पे। जब आप आईटी एक्ट पढ़ेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि आईटी एक्ट में एक जगह पेनल्टीज लिखी है, दूसरी जगह ऑफेंसेस लिखे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो याद रखना, जो सेक्शन 43 से आप पढ़ रहे हो दैट इज पेनल्टीज, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। सेक्शन 43 के अंदर कंपनसेशन दिया जाता है। जो आप ऑफेंस पढ़ोगे वो ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। तो पहले पढ़ते हैं पेनल्टीज क्या क्या है, एमसीक्यूज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये कि जब आप किसी बंदे का डेटा, कंप्यूटर एक्सेस करते हो, डैमेज करते हो उसकी परमिशन के बिना, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी भाई? जितना आपने डैमेज किया है, कोई अमाउंट नहीं लिखा, जितना आपने डैमेज किया है। फिर ये बताते हैं 43A के अंदर, अगर आपकी ड्यूटी थी डेटा को प्रोटेक्ट करना और आप नहीं कर पाए, तो कितना डैमेज लगेगा? जितना आपने नुकसान किया है। याद रखना, कोई नंबर नहीं लिखा इन्होंने, जितना आपने नुकसान किए। फिर अगर आपको बोला गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा, बुक्स लाओ, डेटा लाओ, रिकॉर्ड मेंटेन करो, बट आप नहीं कर रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी, आपको फाइन मिलेगा। फाइन एक बार सब लोग देख लेना, तो आपको फाइन और सजा दी जाती है। फिर रेसिडुअरी पेनल्टी। रेसिडुअरी पेनल्टी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि ऐसा कोई ऑफेंस, ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन जो आपने किया है जिसकी सजा नहीं लिखी, तो कितनी मिलेगी आपको? अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, मतलब नेचुरल पर्सन हो, मेरे और आप जैसे, आपको मिलेगी 1 लाख रुपए। और अगर आप इंटरमीडिएरी हो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो, कंपनी हो, तो आपको मिलेगी 10 लाख। ये सब लोग याद रखना। फिर सेक्शन 46 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एक अलग अथॉरिटी की बात करी गई है। अब तक हमने कौन सी अथॉरिटी देखी है? हमने देखा है कंट्रोलर सबसे मेन, जिसको अपॉइंट कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दूसरा हमने देखा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसका काम क्या था? जिसका काम था सब्सक्राइबर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना। ऐसी ही एक अथॉरिटी है जिसका नाम है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है भाई? इसको अपॉइंट करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका काम क्या है? अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कोई मैटर हो गया, ऊपर हमने जो पेनल्टीज पढ़ी वैसा कोई मैटर हो गया, फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा हो गया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऐसा कुछ मैटर हो गया, और ये मैटर की जो वैल्यू है ये 5 करोड़ से कम की है। आई रिपीट, कोई भी मैटर हो गया, कोई कॉन्ट्रावेंशन हो गया, जो ऊपर पढ़े हैं अपने सेक्शन नंबर 43 से लेकर 45 के बीच, या तो
अथॉरिटीज के बीच कोई इशू हो गया, तो आप जाओगे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, अपॉइंट करता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, और जुरिसडिक्शन रहेगा आपका 5 करोड़। तो ये चीज एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब लोग मार्क भी कर लेना और एक बार याद भी कर लेना। फिर एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपेलेट ट्रिब्यूनल। अपेलेट से आप क्या समझते हो? जहां अपील जाती है। तो याद रखना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन दे दिया भाई, उससे कहाँ जाएगी आपकी अपील जाएगी। अपील कहाँ से जाएगी? जो अभी हम पढ़ के आए, अपेलेट ट्रिब्यूनल। याद रखना, इसकी पावर कितनी होगी? इसकी पावर होगी कोई सिविल कोर्ट जैसी। सीपीसी पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, उतनी उसकी पावर रहेगी। लेकिन एमसीक्यूज के लिए याद रखना, अपेलेट ट्रिब्यूनल गवर्न किससे होता है? इट इज गवर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज नॉट गवर्न बाय सीपीसी, बट इट इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कितने दिन में अपील जाएगी? अपील जाएगी 45 डेज के अंदर। पावर और प्रोसीजर कैसा? पावर सिविल कोर्ट जैसा, प्रोसीजर कैसा भाई? प्रोसीजर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप खुद भी जा सकते हो, आप अपने लॉयर को भी लेके जा सकते हो, दैट इज ओके। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है। अब एमसीक्यूज में आ जाएगा कि जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसकी अपील कहाँ जाएगी? तो याद रखना, अपेलेट ट्रिब्यूनल से अपील जाती है सीधा हाई कोर्ट। आई रिपीट, अपेलेट ट्रिब्यूनल से सीधा अपील जाएगी आपकी हाई कोर्ट। कितने दिन में जाएगी अपील? 60 डेज के अंदर आपकी अपील जानी चाहिए। इतना क्लियर हुआ है सब लोगों को? तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 करोड़ का कोई मैटर था, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास गया, उसने कोई डिसीजन दिया जिससे आप नाखुश थे, तो आप अपील करोगे अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाके। और अगर आपको अपेलेट ट्रिब्यूनल में मजा नहीं आई, आपको लगा कि नहीं यार, इसका डिसीजन मुझे सही नहीं लगा, तो आप अपील करोगे सीधा हाई कोर्ट। अपेलेट ट्रिब्यूनल गवर्न किससे होता है? तो याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चीजें एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको डेज दिख रहे हो ना, कितनी डेज में अपील जाएगी, कहाँ से कहाँ अपील जाने वाली है, कब जाएगी, वो चीजें आपको मेमोराइज कर लेनी चाहिए। दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ हो। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था आईटी एक्ट का। हम थोड़ा ब्रीफ में देख रहे हैं, तो आई एम कीपिंग इट वेरी ब्रीफ। तो कुछ ऑफेंसेस हैं। अब आपको पता है, आईटी एक्ट इज इन फेमस फॉर इज ऑफेंसेस। एग्जाम में काफी ऑफेंसेस आ जाते हैं। अब मन में लगे सर याद कैसे रहेंगे? तो याद करने का सिंपल तरीका है, रीड सारे कर लो, बट कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होने चाहिए। जैसे सेक्शन नंबर 66A करके एक सेक्शन था, जो बोलता था कि अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेजोगे तो आपको सजा हो सकती है। इसको श्रेया सिंघल की केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन आया गुजरात के अंदर। तो याद रखना, श्रेया सिंघल की केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है? पनिशमेंट है आपकी साइबर टेररिज्म की, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की। आपने अगर चीटिंग कर दिया, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, आईपीसी का ऑफेंस है। वही चीज अगर आपने कंप्यूटर रिसोर्स से कर दी, किसी की आइडेंटिटी चुरा ली आपने, आपने सेक्सुअली एक्सप्लिट जो कंटेंट होता है इसको पब्लिश कर दिया, आपने ऐसा कंटेंट जो बच्चों के अगेंस्ट है उसको कर दिया, आपने कंट्रोलर के ऑर्डर को नहीं माना, या तो आपने साइबर टेररिज्म को फैलाया, ये सारी चीजें होती हैं आपके ऑफेंस। तो ऑफेंस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज द पनिशमेंट, लेकिन ये आती ही आती हैं। फिर दो डेफिनेशंस आपको याद है, डेफिनेशन तो नहीं, यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म। 70A के अंदर है नेशनल नोडल एजेंसी, जिसको बोला जाता है NNA। तो ये याद रख लेना कितनी बार फुल फॉर्म आ जाती है। दूसरा है ICERT, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब कोई हमारे नेशन पे साइबर क्राइम करता है, साइबर ऑफेंस करता है, तो ये टीम उसका रिस्पॉन्स करती है। तो इसका सिंपल मतलब याद रखना, दिस इज अवर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इतना क्लियर हुआ है सब लोगों को? फिर आपको याद रखना है, कंपाउंडिंग भी होती है। तो यस, कंपाउंडिंग भी करी जाती है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन भी होगी, बिल्कुल होगी। और जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, आईटी एक्ट सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। आईटी एक्ट ऐसे एक्ट पे भी एप्लीकेबल है जो इंडिया के बाहर हो रहे हैं, लेकिन उनका असर इंडिया में पड़ रहा है, उनका सोर्स इंडिया के अंदर है। तो आईटी एक्ट उन सब चीजों पे एप्लीकेबल रहने वाला है। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर पनिशमेंट, पनिशमेंट एक बार रीड करनी पड़ेगी। ये पनिशमेंट चांस है कि आ जाता है, और गुजरात जुडिशरी में क्रिमिनल साइड आपको पता है पनिशमेंट पूछी जाती है।
यू विल हैव टू मेमोराइज इट। फिर सेक्शन 79 इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना, इंटरमीडियरी क्या होते हैं। स्टार्टिंग में देखा था हमने डेफिनेशन के अंदर गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट। तो क्या इनकी जिम्मेदारी है, आपने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन से, आईफोन ऑर्डर किया समझो, आप खुश क्या आईफोन आने वाला है। आईफोन आया, डब्बा खोला, अंदर पत्थर निकला भाई। अब क्या करोगे। तो कब कब इंटरमीडियरी लायबल होगा, कब कब नहीं होगा, ये सेक्शन 79 में लिखा गया है। अगर ब्रीफ में बताऊं तो ये याद रखना, अगर इंटरमीडियरी को नॉलेज है, उसको पता है, या वो खुद अबेट कर रहा है इस चीज को, तो वो लायबल रहने वाला है। ये चीज सब लोग याद रख लें। फिर लास्ट टॉपिक है इसका, कुछ चीजें हैं जो मिसलेनियस है। पहला, आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे कि किस रैंक का पुलिस ऑफिसर आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हमने देखे, प्राइवेसी, थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, पब्लिशिंग ऑफ ऑब्ससीन इमेजेस, ठीक है, हैकिंग, डेटाबेस में हैक करना किसी का, ये सारे जो ऑफेंस हमने पढ़े, इनमें इन्वेस्टिगेट कौन कर सकता है। तो याद रखना, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। ये चीज को मेमोराइज कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये एक्ट इलेक्ट्रॉनिक चेक एज वेल एज ट्रंकेटेड चेक पे भी एप्लीकेबल रहता है। एग्जाम में आ जाएगा, आईटी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक चेक, ट्रंकेटेड चेक, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। तो आपका आंसर होगा बोथ ऑफ देम। फिर हम जो पढ़ के आए कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, जो मेन अथॉरिटी थी हमारी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ध्यान रख रहा था, उसको प्रोसीजर दे रहा था। ये सब माने जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। और अगर इन्होंने कोई एक्ट किया गुड फेथ के अंदर, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 84B एंड सेक्शन नंबर 84C एमसीक्यूज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। पहला बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अबेटमेंट का मतलब क्या है, आप टेक्निकली हेल्प कर रहे हो किसी की ऑफेंस करने में, ईदर बाय इंस्टिगेशन, ईदर बाय कंस्पिरेसी, ईदर बाय एड। तो जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो आईटी एक्ट के कोई भी ऑफेंस को करने के लिए, तो आपको कितनी सजा मिलेगी, आपको सजा मिलेगी विच इज द सेम एज द ऑफेंस। आई रिपीट, अगर आप आईटी एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस करने में सामने वाले को अबेट कर रहे हो, दैट इज आपको उसकी हेल्प कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, तो आपको सजा मिलेगी सेम एज दी ऑफेंस। जितनी सजा ऑफेंस की थी उतनी ही आपको मिलेगी। फिर 84C बात करता है, अगर आपने कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया। अब अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश तो की, बट आप अकाउंट हैक नहीं कर पाए, टेक्निकली आप ऑफेंस को पूरा नहीं कर पाए, कोशिश थी बट पूरा नहीं कर पाए। तो जब आप ऑफेंस की ट्राई करते हो बट ऑफेंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट। सजा कितनी मिलेगी, जितना भी आपकी लॉन्गेस्ट सजा थी ऑफेंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑफेंस की सजा 10 ईयर्स थी, तो उसका हाफ मतलब 5 साल, उतनी सजा मिलेगी आपको अटेम्प्ट के लिए। इतना सब लोग याद रखना। तो अबेटमेंट में सेम सजा, अटेम्प्ट में आधी सजा। फिर ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी ये ऑफेंस करेगी तो वो भी लायबल होने वाली है। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, एक एडवाइजरी कमिटी बनाएगी। वो ये एडवाइजरी कमिटी करेगी क्या, एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को प्रोसीजर और रूल्स बनाने के लिए। तो ये था तुम्हारा एक छोटा ओवरव्यू आईटी एक्ट का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईटी एक्ट में डेफिनेशन मैंने बताया बड़ी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में हमने देखा प्राइवेट की जो क्रिएट करता है सिग्नेचर को, पब्लिक की जो वेरीफाई करता है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं की पेयर। फिर हमने देखा सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर क्या करता है, सब्सक्राइबर है वो बंदा जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है। फिर दो शेड्यूल देखे हमने, शेड्यूल 1 किसकी बात करता है, जहां जहां पे आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल 2 किसकी बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स की बात करता है। टेक्निक क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद रख लेना। फिर हमने देखा कि जो रिकॉर्ड ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन करे जा सकते हैं, बिल्कुल। जो फाइलिंग ऑफलाइन थी गवर्नमेंट की, ऑनलाइन कर दोगे, यस। उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प भी लेगी सेक्शन 6A के अंदर, यस। सेक्शन 7A बताता है ऑडिट का, 8 बताता है गजेट की बात करता है, और सेक्शन 9 बात करता है कि हमने देखा था कि जो जो कहानी पढ़ी वो कंपलसरी तो नहीं है, चल सकता है। सेक्शन 10A बात करता है ई कॉन्ट्रैक्ट की, कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो रहे हैं उनके लीगल रिकॉग्निशन की बात करता है।
फिर हमने देखा कि आप किसी रिकॉर्ड को एट्रीब्यूट कैसे करोगे। एट्रीब्यूट का मतलब आप उसको मानोगे कैसे कि ये मैंने भेजा है या ये मेरा रिकॉर्ड है। तो उसकी तीन चीजें मैंने बताई थी, या तो मैंने खुद भेजा हो, या मैंने मेरे बेहाफ पे मेरे एजेंट से भिजवाया हो, या तो मैंने ऐसे चैनल के थ्रू भिजवाया हो जो सिर्फ मैं ही एक्सेस करता हूं। इतना क्लियर हुआ है सब लोग को। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कंट्रोलर, इसे कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। काम क्या है इसका, प्रोसीजर बताना, गाइडलाइंस इशू करना। सब्सक्राइबर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बीच कुछ मैटर हो गया, सॉल्व करेगा। फॉरेन अथॉरिटीज है उनको रिकॉग्नाइज करेगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस इशू करेगा, उसको वो सस्पेंड भी कर सकता है, उसको वो रिवोक भी कर सकता है। डेलीगेट करेगा पावर, अलग अलग कंट्रोलर जैसे डेप्यूटी कंट्रोलर देखा, उन सबको डेलीगेट भी किया जाएगा। फिर देखा हमने सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम क्या था, मेन काम था सब्सक्राइबर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना। और हमने पढ़ा था जो बंदा सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वही उसको क्या करेगा, सस्पेंड कर सकता है या वही उसको रिवोक कर सकता है। फिर पेनल्टीज देखी हमने दो तरीके की। पहली थी पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन, जिसमें आपका कंपनसेशन कितना था, जितना डैमेज हुआ है। फिर हमने देखा एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो ये सारे कॉन्ट्रावेंशन देखेगा, उसका जुरिडिक्शन कितना था, 5 करोड़ से कम। फिर देखा अपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें अपील जाती है यही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से। पावर कितनी, सिविल कोर्ट जितनी। रूल्स कौन से लगेंगे उस पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपेलेट ट्रिब्यूनल से अपील कहाँ जाएगी, अपील जाएगी हाई कोर्ट में। कितने दिन में जाएगी, 60 डेज में जाएगी। फिर कुछ पनिशमेंट सीखी, कुछ फुल फॉर्म देखे हमने। नेशनल नोडल एजेंसी, जो मैंने बताया था आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा बंदा इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो मैंने बताया पुलिस इंस्पेक्टर की रैंक मिनिमम होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। किन किन पे ये एप्लीकेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक चेक पे ये एप्लीकेबल है, ट्रंकेटेड चेक पे भी ये एप्लीकेबल है। फिर जो मैं लास्ट हमने डील किया था, अबेटमेंट। सजा कितनी मिलेगी अबेटमेंट की, सजा मिलेगी जितना उस ऑफेंस की सजा है, जितना उस ऑफेंस की सजा है। और अटेम्प्ट, उसकी सजा होगी हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, दैट इज फॉर योर अटेम्प्ट। आई होप इस ब्रीफ ओवरव्यू में आपको आईटी एक्ट का एक आइडिया आ गया होगा। आपको कुछ एमसीक्यूज मैंने बताए हैं, याद रखना। जो चीजें मेमोराइज करने के लिए बताई गई उन्हें मेमोराइज करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर द डेट एंड सेक्शन नंबर ऑफ द डेफिनेशन। मिलते हैं फिर अगली बार। होप एवरीवन हैज अ गुड डे।